This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 31 अगस्त 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 आत्रेय रुद्रगाथी। शंखं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाध्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। न तु केवलं गुणप्रभावादेव द्रव्याणि कर्मकाणि भवन्ति द्रव्याणि द्रव्यप्रभावात् गुणप्रभावात् द्रव्यगुणप्रभावात् च तस्मिंस्तस्मिंस् काले तत्तदधिकरणम् आसाद्य तां च युक्तिम् अर्थं च तन्तम् अपि प्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत् कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणं यदा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साधयन्ति तत् फलम्। तर्हि अस्मिन् विषये बहु पृथक् मया गतेषु द्वि अध्ययनकाले येन प्रकारेण द्रव्यं कर्मकं भवति तत् द्रव्यप्रभावतः गुणप्रभावतः एवं उभयोः प्रभावतः अपि कर्मकं भवति। तस्मिन् काले कालः साधारण कारणम् अतः सोऽपि तत्र अपेक्षितः तत्तदधिकरणम् असाध्य यथा मया उक्तं यत् रोगाधिकरणं कीदृशं तदपि अवगन्तव्यम्। तां युक्तिं च अर्थं च तन्तम् अपि प्रेत्य बहुकारणयोगोऽयं भावः अतः युक्तिः अपि तत्र अपेक्षते। एवं प्रयोजनं कीदृशं तदपि तत्र महत्त्वपूर्णं। यत् कुर्वन्ति तत् कर्म यत् तद्द्रव्यं करोति तत् तस्य कर्म येन कुर्वन्ति तद् वीर्यं येन तत् कर्म क्रियते तत् वीर्यं यत्र कुर्वन्ति स तद् अधिकरणं कस्मिन् अधिकरणे इदम् एतादृशं कर्मकं भवति तदपि महत्त्वपूर्णं। यदा कुर्वन्ति स कालः यदा तत् द्रव्यं कर्म करोति स कालः तथा कुर्वन्ति स उपायः येन प्रकारेण तत् कार्यं करोति स उपायः यत् साधयन्ति तत् फलं तेन यत् साध्यते तत् खलु तस्य फलम्। तो ये काफी व्यापक इस प्रकार का विचार है और आधुनिक वैद्यक में जैसे
एक्टिव प्रिंसिपल को लेकर उसका एक कर्म ढूंढ लिया और उसी के आधार पर आगे व्यवहार चलाते रहे, ये जो स्थिति है ये आयुर्वेद की नहीं है। ये सबसे अहम बात है। और जितना भली भांति हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे उतना वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो बहुकारण योगज इस प्रकार का ये भाव है। और फिर भी यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक इस प्रकार का है, तभी तो वो प्रमाण इस प्रकार से कहा जाएगा। भेदश्चेषां त्रिषष्टिविध विकल्पो द्रव्य देश काल प्रभावात् होति तमुपदेक्ष्यामः। तो इसका जो भेद है वो त्रिषष्टिविध विकल्प 63 या 63 इस प्रकार के विकल्प उसमें होते हैं। द्रव्य देश काल प्रभावात्, और वो द्रव्य देश काल इनके प्रभाव से होता रहता है। तदुपदेक्ष्यामः, तो वो मैं बताता हूँ इस प्रकार से। तो ये सभी में एक मैट्रिक्स है कि किस दूध आला पड़ेगा। एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में काफी जिक्र हुआ है। दोष के भेदों के बारे में हो, द्रव्य के भेदों के बारे में हो, इस प्रकार से। और जब हम कॉलेज में अभी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं 11वीं 12वीं कक्षा में, तो उस समय तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि इस प्रकार का लॉजिक हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। और वो भली भांति इस प्रकार का है। तो जो मैं बात बताता हूँ कि प्राचीन भारतीय शास्त्र हमारे अध्ययन में शालेय शिक्षा से लेकर होनी चाहिए, तभी लोगों को पता चले कि इतना कुछ हमारे शास्त्र में भी लिखा है। और अभी कंप्यूटर के जरिए ये करना काफी आसान इस प्रकार का होता है। थोड़ा सा वैद्यराज जो सॉफ्टवेयर है रसिक पावस्कर का, उसमें योगों के बारे में एनालिसिस दिया है रस के आधार पर। और रस का मान एक इस प्रकार से पकड़कर वो उसने किया है, उसमें तारतम्य होता है, तो उसके आधार पर कुछ उसमें बदलाव आएंगे। लेकिन फिर भी एक सामान्य रीति से अगर हम कौन सा भी द्रव्य ले लेंगे या संयोग इस प्रकार का ले लेंगे, तो हर घटक द्रव्य के जितने भी रस वगैरह है उन सबको मिला के परिणामतः मधुर रस 80% है, ये 20% है वगैरह, इस प्रकार से उसमें वो एनालिसिस देता है। तो ये एक तरीका हुआ, सीधा तरीका इस प्रकार से। लेकिन उस प्रकार से काम एक्चुअली होता नहीं है। जब 2 या 3 द्रव्यों का मेलक या उससे ज्यादा द्रव्यों का मेलक होता है, तो प्रकृति समसमवाय कभी कभी होता है। बाकी विकृति विषम समवाय अन्य विकल्पने विकल्पिता नाम वगैरह जो 4 विकल्प चर्काचार्य ने दिए हैं, वो सभी कारीगर हो सकते हैं। तो समुदाय प्रभाव तत्व समझना ये एक अहम चीज है। और मुनिरेव ही जानाति द्रव्य संयोगम फलम, एक मुनि को ही ये बात समझ में आ सकती है, ऐसा ग्रंथों का कहना है, सुषुधाचार्य का कहना है। स्वादुरम्लादिभिर्योगम शेषे ही अम्लादय पृथक यान्ति पंच दशेतानि द्रव्याणि द्रव्याणि द्विरसानि। तो द्विरसादि रसानी द्रव्याणि, दो दो रस वाले जो द्रव्य है, स्वादु अम्लादिभि योगम शेषे ही याति, इस प्रकार। तो मधुर का अन्य 5 रसों के साथ संयोग, अम्लादय पृथक पुनः लवण एक्सेट्रा, इनके साथ सूत का संयोग हो जाता है, तो ये 15 इस प्रकार के बन जाते हैं।
मधुर अम्ल, मधुर लवण, मधुर कटु, मधुर तिक्त, मधुर कषाय, ये 5 हो गए। फिर अम्ल, लवण, अम्ल तिक्त, अम्ल कटु, अम्ल कषाय, ये 4 हो गए। फिर लवण कटु, लवण तिक्त, लवण कषाय, ये 3 हो गए। सो 5, 4, 3 9, 3, 12। तो फिर आगे इस प्रकार से करते जाएंगे तो ये 15 इस प्रकार के भेद होते हैं। पृथक अम्लादि युक्तस्य योगः शेषैः पृथक् भवेत्। मधुरस्य तथा अम्लस्य लवणस्य कटोस्तथा त्रिरसान् यथासङ्ख्यं द्रव्याणि युक्तानि विंशतिः। सो 3 रसों का माहौल अब है। मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल कषाय, इस प्रकार से। फिर मधुर लवण तिक्त, मधुर लवण कटु, मधुर लवण कषाय, इस प्रकार से मधुरस्य तथा अम्लस्य, फिर अम्ल से शुरुआत करके अम्ल लवण कटु अम्ल वगैरह, इस प्रकार से। त्रिय संख्यानि यथा संख्यान द्रव्यानि युक्तानि विंशति। तो ये 20 भेद इस प्रकार के हो जाते हैं। तो पहले वाले 15 और ये 20, ये मिलाकर 35 इस प्रकार के हो गए। वक्षन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पंचच स्वद्वम्लौ सहित वियोगम लवणादि कृतज्ञता। तो अभी 4 का माहौल चलता है। तो स्वाद्वम्लौ सहित वियोगम लवणादि कृतज्ञता। तो स्वाद्वाम्ल सहित इस प्रकार के। और फिर लवण और तिक्त, स्वादु अम्ल, लवण और कषाय, कटकटु, स्वादु अम्ल, लवण तिक्त, सॉरी कषाय, इस प्रकार से एक एक को ड्रॉप करके आगे आगे जाएंगे तो पंचदश ये हो। तो ये 50 इस प्रकार के हो गए। नीचे टीकाकार ने इन सभी का वर्णन दिया है, कौन से होते हैं। तो ये सिर्फ लॉजिक है और भली भांति उस लॉजिक को अगर देखेंगे तो कितने प्रकार हो सकते हैं, ये आसानी से देख सकते हैं। योगम शेषे पृथक चतुष्कर चतुष्क रस संख्या सहित स्वादु लवणो तद्वत् कट्वादिभिः पृथक युक्तौ शेषैः पृथक योगम यात स्वादु क्षणौ तथा कट्वाद्यैरम्ल लवणौ संयुक्तौ सहितौ पृथक यात शेषैः पृथक योगम शेषैरम्ल कटु तथा युज्यते ते कषायण से तिक्तौ लवणौ क्षणम्। सो चतुष्क रस संख्या 4 रस के हिसाब से सहित स्वाद लवण तद्वत कटवा देती पृथक। तो स्वादु लवण कटवादि भी पृथक युक्तौ शेषैः पृथक योगम याथा स्वादु क्षणौ तथा। चतुर से स्वाद्वम्लावादिस्थितौ लवणादिभिः एकैकस्येन युक्तो शेषैः कट्वादिभिः योगान् षट्। मेरे ख्याल में हम इसको समझ सकते हैं। सो दशच पंचच, दिस इज मेरे ख्याल में ये दश और पंच का विवरण इसका है। सही तो पृथक
तिक्त लवण उष्ण कषायण, तो तिक्त लवण उष्ण एंड कषाय, इस प्रकार से। तो तीन तीन का पहले कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फिर चौथा जोड़ते जाएंगे, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। पहले दो दो का कराया, सैदो स्वादुलगणों तद्वत कटवा दिवी पृथक, फिर तीन तीन का बनाया और फिर चार चार का, इस प्रकार का हो जाएगा। षट्तु पंच रसान्याहु एकैकस्यापवर्गनात्, षट्चैवेक रसानि स्युः एकं षड्रसमेव तु। सो पंचरस छह हो जाएंगे एक एक रस को अगर हम इसमें से कम कर देते हैं तो। षट्चैव एक रसानि स्युः, और पृथक पृथक एक रस जो है वो छह हो गए। एकम षड्रसमेव तु, एंड षड्रस जो है वो एक मात्र, इस प्रकार का। तो ये छह और ये दूसरे छह एक रस वाले, पहले 50 हुए थे, अभी ये छह छह करके 12 हो गए, तो 62 हो गए, और षड्रस वाला जो है वो 63 इस प्रकार का हो गया। इति त्रिषष्टि द्रव्याणाम निर्दिष्टा रस संख्या, त्रिषष्टि स्यात् तु असंख्येया रसानुरस कल्पना, रसास्तरतमाभ्याम ताम संख्याम अतिपतन्ति। सो इस प्रकार से 63 भेद इसमें हो गए द्रव्यों के रस के आधार पर। त्रिषष्टि तो असंख्येय रसानुरस कल्पना, अगर रस अनुरस की कल्पना की जाती है तो ये अपरिसंख्येय, इस प्रकार के असंख्येय हो जाते हैं। रसास्तरतमाभ्याम संख्याम अतिपतन्ति। और तरतमत्व अगर मधुर मधुरतर मधुरतम, इस प्रकार से हम उसमें सोचते हैं तो ये 63 जो संख्या है उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो सरल रूप से अगर रसों का चयन किया जाए तो 63 भेद होते हैं, लेकिन तरतम भाव से अनुरस वगैरह से ये और भी ज्यादा इस प्रकार के हो जाते हैं। और गणनाम संभवती गणनाम समति का, इस गणना को छोड़ देते हैं, गणना से कहीं आप आगे चल जाते हैं, इस प्रकार से। संयोगा सप्त पंचाशत कल्पना तो त्रिषष्टि था, तो इसमें संयोग जो है वो सप्त पंचाशत 57 इस प्रकार के है, और बाकी 6 पृथक रस इस प्रकार के है। रसानां तत्र योग्यत्वात् कल्पिता रस चिंतक, तो रस चिंतक जो वैद्य है उन्होंने रसों की योग्यता के बारे में इस प्रकार की कल्पना सामने रखी है। तो वैद्यों के जो विशेषण है उसमें एक रस चिंतक ये भी विशेषण है। यस्यात् रस विकल्पज्ञा सच्च दोष विकल्प, ये आगे सूत्र आएगा। तो जो रस के विकल्प को जानता है और दोषों के विकल्प को जानता है, न समूह्य के कारणम हेतु लिंगोपशांति, तो विकारों के हेतु लिंग और औषध के बारे में, शांति के बारे में वो कभी भूल नहीं करेगा, इस प्रकार से। क्वचिदेको रस कल्प्य संयुक्ताश्च रसा क्वचित दोषौषधादीन संचिन्त्य विषया सिद्धि, तो कभी कभी एक रस का उपयोग करना है, क्वचित संयुक्ताश्च रसाः, कहीं कहीं जगह संयुक्त रसों का उपयोग करना है। दोषौषधादीन संचिन्त्य विषया सिद्धि इच्छा, तो जिसको सिद्धि की अपेक्षा है, सिद्धि की इच्छा है, इस प्रकार के वैद्य को दोष औषध वगैरह के बारे में सोचकर कहीं एक रस का प्रयोग करना है, कहीं अनेक रसों का, संयुक्त रसों का प्रयोग इस प्रकार से करना है। द्रव्याणि दिव्यरसादीनि संयुक्तांश्च रसान् बुधाः रसान् एकैकशो वापि कल्पयन्ति गदा, तो दो रस वाले और संयुक्त इस प्रकार के रस
जो बुध या जानने वाले इस प्रकार के वैद्य है, एकैकशः वापि कल्पयन्ति गदान्, या एक एक रस को रस की कल्पना करते हैं गदान प्रति, रोगों के अनुसार उनका प्रयोग करते रहते हैं। तो एक एक रस भी उपयोग में लाया जा सकता है, दो दो रस भी उपयोग में लाया जा सकते हैं, या संयुक्त रस इस प्रकार से भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ एक अहम चीज ऐसी है कि आहार रस प्रधान होता है और औषध जो है वो वीर्य प्रधान इस प्रकार का होता है। तो जब हम औषधि के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वीर्य का उपयोग करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। फिर भी दोषों के 63 भेद और रसों के 63 इस प्रकार के भेद और अच्छे स्नेहपान के बारे में बताते हैं। तो वो चतुष्षष्टि विचारणा स्नेह 64 टाइप्स का इस प्रकार का बताया गया है। तो रसों का इस प्रकार से औषध के रूप में प्रयोग करना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और वीर्य को छोड़कर रस को क्यों इस प्रकार से इस्तेमाल में लाना है या उसका प्रयोग करना है। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी का ये कहना था कि आहार सबसे नजदीकी होता है शरीर के लिए, क्योंकि वो साथ में होता है। और भेषज वैसे भी हमने रेगुलर उसका प्रयोग किया है, ऐसी स्थिति नहीं रहती है। केवल रोग की अवस्था में उस प्रकार के भेषज का प्रयोग होगा, या फिर रसायन स्वरूप का प्रयोग स्वस्थ वृत्त में किया जा सकता है। तो सबसे अहम चीज ये रहेगी कि आहारों से दोष बिगड़ते हैं और उनको ठीक करने के लिए अगर उस आहार का त्याग और उसके विपरीत आहार का सेवन इस प्रकार का किया जाए तो ये बेहतर ऑप्शन है कि हम औषधियों के लिए जाए। उससे बेहतर है कि हम आहार द्रव्य का ही प्रयोग करें और उसी से दोष साम्य प्रस्थापित करें। लेकिन ये उतना आसान नहीं होता। एक तो एक रसात्मक द्रव्य इस प्रकार से मिलते नहीं है। यहाँ पे बात की गई है कि एक रस भी प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उस रस का प्राधान्य होगा ऐसा बता सकते हैं, वही रस केवल होगा ये बताना काफी मुश्किल होता है। और वैसे संयुक्त रस तो काफी मात्रा में प्रयोग में आते रहते हैं। ऐसा है, जब भी हम कोई तरकारी बना रहे हैं या फिर दाल बना रहे हैं तो उसमें सभी रसों का मेल इस प्रकार का होता है। हिंगू है, सरसप है, वगैरह वगैरह कटु रसात्मक है। जो मूल द्रव्य होगा, जो सब्जी होगी, उसका रस क्या है वो देखना पड़ेगा, दाल का रस देखना पड़ेगा। और फिर उसमें मिर्च मसाला वगैरह वगैरह जो भी कुछ डालेंगे उसके रस क्या क्या है ये देखना पड़ेगा। तो ये संयुक्त रस और उसमें काफी संस्कारों का भी सहभाग है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसका रिजल्टेंट क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। ऐसा है, तो दोष और औषध इन दोनों का विचार करके इस प्रकार के आहार द्वारा उसकी चिकित्सा करनी है, ये एक अहम चीज रहेगी। हमने जो डायटेटिक्स का कोर्स चलाया था तिलक महर्षि विद्यापीठ में, उसमें हमारा मकसद था कि हम आहार से चिकित्सा करें। सो आहार ही औषध बन जाए इस प्रकार से।
तो इसमें दो हिस्से हैं। एक, जो भी आहार के रूप में जिसका प्रयोग हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी हो, कि इससे किस प्रकार के परिणाम होने वाले हैं दोष धातु मल अग्नि वगैरह के ऊपर, ये एक चीज रहेगी। और दूसरी चीज ऐसी रहेगी, अगर कोई पर्टिकुलर हेतु सेवन है तो उसके विपरीत हम क्या कर सकते हैं, वो टालने के लिए बताना ये तो एक चीज है ही, लेकिन उसके आगे जाकर उसके विपरीत प्रकार, हेतु विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा कैसे की जा सकती है, ये देखना ये अहम चीज इस प्रकार की। कुर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समानय वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम दक्षयन्ति अबुधास्तुम। वृद्धा और क्षीण दोष विपरीत और समान की इच्छा करते हैं, और अबुध जो है व्यक्ति वो समझ नहीं पाता। तो ये भली भांति समझ लेना, ये एक अहम चीज रहेगी कि इस प्रकार की इच्छा या द्वेष उस व्यक्ति को जो है वो क्यों है, उसका मूल कारण क्या है, और फिर उसके अनुसार चिकित्सा करनी है, ये एक अहम चीज रहेगी। तो डायटेटिक्स का मकसद ही था। और वैसे तैल घृत और मधु ये तीनों आहार्य पदार्थ है जिनको परमौषध कहा गया है, और हम उनको परमौषध के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। घृत और मधु का अनुपान के रूप में ज्यादा प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग ज्यादा अभ्यंग बस्ती के लिए किया जाता है। अर्थात सिद्ध घृत भी काफी है, और उनका अभ्यंतर प्रयोग किया जाता है, न केवल अनुपान के रूप में लेकिन औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों को लेकर हम चिकित्सा कैसे कर पाएंगे, ये सोचना ये उस अभ्यासक्रम का मूल उद्देश्य इस प्रकार का था। और जिन्होंने ये कोर्स किया ये काफी संतुष्ट रहे, लेकिन फिर भी ऐसा था कि केवल इस प्रकार का डायटेटिक्स का प्रयोग करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो इसीलिए हमने ऐसा कहा था कि बीएमएस होकर ये कोर्स करो। बीएमएस होने के जरिए आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, लेकिन आहार्य द्रव्यों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना आरंभ करो। और केवल इस प्रकार की डाइट से सलाह देने से उतनी आमदनी नहीं होती है जबकि डिस्पेंसिंग नहीं होती, ये एक दूसरी आम चीज। तो मेरा सुझाव था कि आप इसमें डिस्पेंसिंग करो, आहार्य द्रव्यों के बारे में डिस्पेंसिंग करना आरंभ करो। जैसे कि सातु है, यव है, और उसके कुछ पदार्थ बना के उसको दे देना मरीज को इस प्रकार से। या मैंने एक ऐसा सोचा था कि अचार वगैरह जो है वो या चटनी इस प्रकार के जो है ये विभिन्न तरीके बना सकते हैं, और उसका प्रयोग औषधीय के रूप में किया जा सकता है। या ग्रंथों में जो विविध पदार्थ दिए गए हैं जैसे कि रसाला है, उनके गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग करना, ये एक अहम चीज रहेगी जिसके बारे में ग्रंथों में जानकारी दी गई है उनके बारे में। राग षाढ़क षाढ़व सक्त तो ये भी हम इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जिस भी तरीके से हो, FSSAI से बंधन खूब बंधनीय है। अभी इसका मुझे लॉन्ग फॉर्म याद नहीं है। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर समागम सर
हेलो। हाँ सर कैलकुलेटर जो भी लिखना है वो टाइप करें इंट्रोडक्शन। आयुर्वेदीय पाकशास्त्र की अच्छी किताब बताए। जैसे क्षेम कुतूहलम, भोजन कुतूहलम, ये दो किताबें हैं और ये उपलब्ध नहीं है, भांडारकर में एक एक प्रति है उसकी। और इनका भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। वैसे निघंटु रत्नाकर में काफी आहार योग आए हैं और जिनके गुणधर्मों के बारे में बताया गया है, तो उनका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। और एफडीए या एफडीए के समकक्ष इस प्रकार ये एफएसएसएआई ऐसा है जो केवल आहार्य द्रव्यों के बारे में बातें होती रहती है। तो इसमें एक्सपोर्ट के लिए भी भारतातील आहार नियंत्रण विभागाचे खूप बंधन आहेत। ठीक है, अभी ये आत्मनिर्भर भारत इसमें अगर इसके बारे में कुछ हो सकता है और इसमें एक्सपोर्ट भी अगर हम कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ये मुसीबतें तो रहेगी, खास करके भारत में ये तो है ही। लेकिन फिर भी छोटे पैमाने पर शुरू करना, अपने ही क्लिनिक में देना आरंभ करना और फिर जैसे मौका मिले इस प्रकार से कुछ करेंगे तो हो सकता है। तो जैविक आयुर्वेटिकल्स ये एक कंपनी है, अभी पुणे में ही है। उन्होंने काफी फूड प्रोडक्ट्स इस प्रकार से लाए हैं और एक खाकरा व्यवसाय शक्ति का बनाया है वगैरह। तो उसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं कि बाजार में किस प्रकार से हम इसको लेके आए और कैसे लोग इसका प्रयोग करेंगे। अभी लोगों को सब रेडीमेड चाहिए, कुछ बनाना है, ऐसा करना है तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। इसलिए रेडी टू ईट इस प्रकार से अगर आइटम रहेंगे तो लोग खरीदेंगे, ऐसा थोड़ा सा है। वैसे अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी जमाना है और उसमें मेडिसिन का प्रयोग होता रहता है, लेकिन सिर्फ आहार के ऊपर भी न्यूट्रास्यूटिकल्स बन सकते हैं। और इसमें थोड़ा R&D करना पड़ेगा। 1993 में यूएस ने एक लिस्ट पब्लिश की है वनस्पतियों की या फिर आहार्य द्रव्यों की। उनके हिसाब से वो लिस्ट सेफ है। तो उसमें से अगर द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो एफडीए की मान्यता नहीं लगती अमेरिका में। तो उसका आधार लेकर कुछ लोग कुछ बनाना चाहते हैं। गेहूं और ये चना, इसका एक फ्लोर मिलता है, आटा मिलता है जिसको सातू से पीठ कहते हैं, लेकिन वो सातू से कुछ संबंध नहीं है उसका, ये अलग ही है। उसको भून के, उन दोनों को भून के ये बनाया जाता है आटा और पौष्टिक है, ऐसा है। लेकिन उसमें गेहूं और चना के गुण मिले ऐसा। लेकिन कहने का मतलब है कि निघंटु रत्नाकर में काफी इस प्रकार की पाककृतियां हैं। भोजन कुतूहलम में है, क्षेम कुतूहलम में है, एक पाकदर्पण भी एक कभी किताब मिली थी प्राचीन, तो वो भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। इन सभी के आधार पर
कुछ पाककृतियां बन सकती है। होटल पथ्यम की जो कंसेप्ट है उसमें दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जो पॉपुलर रेसिपीज है उसमें हितकारित्व कैसे बढ़ाए, जैसे कि पाव भाजी पानी पूरी वगैरह के बारे में, तो लोग उसको पसंद करेंगे। और दूसरी चीज जो हितकारक है उसको पॉपुलर कैसे बनाए। मूंग के विविध प्रकार हम उसका अगर प्रयोग कर सकते ला सकते हैं और रेडी टू ईट इस प्रकार के बना सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा ही काम करना है। सूद शास्त्र बुक इज अवेलेबल बाय वैद्य अभिसरा। मैंने ये देखा भी है। लेकिन एक बार उसने मूल श्लोक दिए हैं क्या, एक बार देखना पड़ेगा। और उसके आधार पर जो भी विधि बताई होगी वो एक बार देखनी पड़ेगी। शांत पुस्तक, ओके। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और रसों के आधार पर चिकित्सा होती रहे, ये सबसे अहम है। और दूसरी चीज है कि विदेशों में खास करके जब आयुर्वेद अप्रूव्ड नहीं है, मान्यता नहीं है आयुर्वेद को, तो दवाइयों के बारे में संदेह हो सकता है। लेकिन फूड मटेरियल अगर है तो उसके बारे में संदेह नहीं रहेगा, वो आसानी से बिक सकता है और उनके जरिए प्रैक्टिस भी चल सकती है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना है कि वहां प्रचलन में किस प्रकार के आहार द्रव्य है और उसमें हम क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं ताकि उसका प्रयोग आहार के रूप में हो जाए। तो वैसे हमारे यहाँ पूरे भारत देश में विभिन्न परंपराएं हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी देश है, राज्य है, उनकी हर एक की एक अलग अलग खासियत इस प्रकार की है। और अगर कर्नाटक के पदार्थ हम महाराष्ट्र में बताएंगे जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है लोगों को इस प्रकार से, तो उसका साथ में न होने के कारण वो दवा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, रस प्रधान होकर भी ये एक बात बनी। तो मेरा एक मकसद है आहार ज्ञान कोश बनाना इस प्रकार से, और जो पॉपुलर है उसके बारे में तो ये कम से कम करना। तो एक घटक द्रव्य से कितने आहार्य आहार्य पदार्थ बन सकते हैं, या एक आहार्य पदार्थ में कितने घटक द्रव्य होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, इन दोनों मेलजोल करना ये उद्दिष्ट है। सिर्फ चावल को पकड़ेंगे तो भी चावल की इतनी वैरायटीज है पूरे भारत देश में कि हमें गिनना भी मुश्किल इस प्रकार का होगा। लेकिन चावल की जाति क्या है, कब उत्पन्न होने वाला है, किस देश में उत्पन्न होने वाला है, और उसका संयोग किन किन चीजों से है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हमें सोचना है। पारंपरिक आहार पर विचार करू शकता, वही तो करना है केवल। एक चरक में अजीब प्रेफरन्स है। वंध्यत्व असात्म्य मंत्रेण न संभव। वंध्यत्व जो है वो असात्म्य के बिना हो नहीं सकता।
जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे भी जरा आश्चर्य लगा, लेकिन मैंने जब खुद जाकर देखा तो वही इसी प्रकार का सूत्र है कि असात्म्य के बिना वंध्यत्व नहीं हो सकता। और अभी हम इतने असात्म्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं कि वंध्यत्व बढ़ना काफी आसान इस प्रकार का है और बढ़ने ही वाला है इस प्रकार से। तो पारंपरिक रीति से कुछ आहार सेवन बरसों तक करते रहे तो वंध्यत्व की समस्या कम हो सकती है, ऐसा थोड़ा सा है। और वैसे परंपरा सभी जगह में मौजूद थी। जैसे कि कोकण में चावल की परंपरा है, देश में ज्वारी बाजरी या गेहूं इस प्रकार की परंपरा है वगैरह वगैरह। कोस्टल एरियाज में मत्स्य की परंपरा है, मत्स्य और चावल इस प्रकार की। पंजाब में गेहूं की है। तो ये परंपरा से वही खाना बरसों तक लोग खाते रहते थे। सिर्फ ये उत्सव वगैरह होते हैं, त्योहार होते हैं, तो कुछ परिवर्तन आता है, नहीं तो यही चलता है। और वही सही नीति इस प्रकार की है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, जिस भी किसी तरीके से हो हमें परंपरा को पुनः जागृत करना और परंपरा के अनुसार चलना है। और उसमें से हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। यस्याद् रस विकल्प ज्ञास्याच्च दोष विकल्पविद न समूह्येद विकाराणाम हेतुलिंगोपशांतिषु। ये भी एक अहम सूत्र है कि जो रस विकल्पज्ञ है और दोष विकल्पज्ञ भी है, वो रोगों के हेतु लिंग और उनकी शांति के बारे में भूल नहीं करता। न समूह्य, उसको मोह नहीं होगा कि कैसे निर्णय करूं वगैरह वगैरह। तो ये दोनों का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। वैसे दोष को हम कैसे समझे, ये एक अहम चीज है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। तो रोग यानी कि दोष वैषम्य ऐसा ही है। और फिर दोष वैषम्य किस प्रकार से हम समझे, तो उसमें श्रवसव्यास वेदस्वाप साधन क्रोध वेदनम वगैरह जो लक्षण दोषों के बताए गए हैं, उन लक्षणों को सामने रखते हुए ये इस दोष का लक्षण है, ये इस दोष का लक्षण है वगैरह वगैरह। ऐसा अगर उसका क्लासिफिकेशन हम करें और फिर समझने की कोशिश करें कि ये वात से है, ये पित्त से है, ये कफ से है वगैरह इस प्रकार से, फिर किस स्थान में है, दोषों के अपने अपने स्थान में है या कहीं दूसरी जगह इस प्रकार के है, उसकी तीव्रता कितनी है, बहुत ज्यादा है, मीडियम है, कम है, इस प्रकार से। और फिर उससे एसोसिएटेड दूष्य कौन से है, रसरक्ता की जो है वो, उसके बारे में सोचना। और अग्नि की स्थिति कैसी है, शारीर बल मानस बल कैसा है, ये सब सोच कर फिर रस विकल्प आरंभ करना है कि इस प्रकार की दोष स्थिति को काबू में लाने के लिए इस प्रकार का रस विकल्प मुझे चुनना है इस प्रकार से। तो एक कारणों से भी दोषों के बारे में सोच सकते हैं कि अगर स्तंभ इस प्रकार का कार्य है, दिखाई दे रहा है, तो स्तंभ शीत से भी हो सकता है, कषाय रस से भी स्तंभ हो सकता है। तो एक अहम चीज रहेगी कि हेतु कोश से इन सभी लक्षणों के बारे में जो कारण है उनको ढूंढे, जो ग्रंथों में ही दिए गए हैं इस प्रकार से। और फिर उसके बारे में व्यावहारिक स्तर पर कौन किस प्रकार के कारण हुए हैं आहार के स्तर पर खास करके, ये ढूंढ ले। फिर
उसको टालना है और उसके विपरीत इस प्रकार का आहार हम ले सकते हैं, उसके बारे में सोचें। तो फिर उनका भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है और हम रस विकल्प से उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। बाकी गुणों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, केवल रस का ही प्रयोग करना है ऐसा नहीं, बाकी जो गुण है वो भी हम देखेंगे। दही ऐसा पदार्थ अनिश्चंदी है और मरीच जो है वो प्रमाथी इस प्रकार के गुणधर्मों वाला है। तो अगर दही का सेवन ज्यादा प्रमाण में या गलत ढंग से हुआ हो तो हम मरीच को उसके बारे में सोच सकते हैं कि मरीच का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। अथवा नामुद्गसोपम नाक्षोदरम तन्नाकृतसितो बलम नचानामलकन्ना। तो मुद्गसूप या शौद्र मधु या फिर घृतावसितोपला और अंत में अमलक, इनके बगैर दही का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें एंटीडोट्स दही के बारे में है, तो उनका भली भांति हम प्रयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार के रस का सेवन ज्यादा हुआ है और उसको टालने के लिए कैसे कहेंगे और उसके विपरीत रस के सेवन के बारे में कैसे बताएं। सुश्रुत में एक रस प्रतिद्वंद्व इस प्रकार के आए हैं और कौन से रस के अति सेवन के लिए किस रस का प्रयोग करना है इसके बारे में जिक्र किया है सूत्र सार में ये बात आई है। तो उनको भी हम भली भांति देख सकते हैं और फिर इस प्रकार से नए रोगों की चिकित्सा हो सकती है कि किन प्रकारों के रसों का सेवन हुआ है और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए किन रसों का सेवन करना चाहिए, ये हम उसके बारे में सोच सकते हैं और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा हो सकती है। तो ये एक अहम चीज रहती है कि हम किस ढंग से रसों का चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते विपर्ययेणानुरसो रसो नास्ति सप्तमः। तो एक अव्यक्त इस प्रकार का जो रस किसी मुनि ने बताया था उसका परिहार करते हैं। कि जो सूखी हुई चीज है उसका भी आर्द्र का तो होता ही है। आदौ शुरू में जो रस प्रतीत होता है द्रव्य से लक्ष्य थे विपर्ययेण अनुरसो, उसके विपरीत जो बाद में व्यक्त होता है। यह विपर्यय का मतलब सिर्फ शुरू में और बाद में इसी तरह से है, तो उसको अनुरस कहते हैं, वो बाद में व्यक्त होता है। रसो नास्ति ही सप्तमा, सातवां रस नहीं है, सिर्फ ये छह ही रस इस प्रकार के हैं। तो जो व्यक्त है वो रस कहलाएगा, शुरू में ही व्यक्त हो जाता है और जो बाद में व्यक्त हो जाता है उसको अनुरस कहेंगे। अमलकी के बारे में, अगर आप अमलकी खाकर पानी पिएंगे तो उसका मधुर रस ही व्यक्त होता। वैसे तो वो खट्टी लगेगी शुरू में, लेकिन उसमें 5 रस है और फिर जो बाकी रस अव्यक्त है वो पानी पीना वगैरह प्रकार से व्यक्त हो सकते हैं। अजीर्ण मंजिरेमध्ये अनेक पदार्थांच्या अजीर्णासाठी पदार्थ आले आहेत। या ये है ऐसे ही योग रत्नाकर वगैरह में भी एक परिशिष्ट में ज्ञाता है अजीर्ण मंजिरी। और इसका कार्य किस प्रकार से होता है ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो हर द्रव्य में उसका एक खुद का अग्नि होता है जो उसको पचन करता रहता है और वो अगर जाठराग्नि संदुक्षित बल हो जाता है वो अग्नि तो वो आसानी से पचन करता है। तो उसी प्रकार से जो पाचन करने वाले द्रव्य हो
वो अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो उस द्रव्य का पाचन भली भांति इस प्रकार से हो सकता है या उसमें सहायता इस प्रकार की मिलती है। और ये काफी अजीब है। आजीवन के लिए आए हुए जो अ, पदार्थ आए हैं वो काफी अजीब इस प्रकार से। पोहे, ये पाचन के लिए दूध, ये बताया गया है दूध का। तो वैसे दूध मधुर मधुर शीत है, फिर भी वो उसके पाचन के लिए समर्थ इस प्रकार का होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखें। और वैसे परंपरा से जिन मसालों का उपयोग होता है, जो स्पाइसेस इस्तेमाल में लाई जाती है विशिष्ट सब्जियों के लिए या विशिष्ट मांसाहार के लिए, विशिष्ट मसालों का प्रयोग होता रहता है, तो उसमें उसके पाचन की क्षमता रहती है। इसलिए पारंपरिक रूप से ही वो पदार्थ उन्हीं मसालों का प्रयोग करके बनाइए, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का। अगर हम उन परंपराओं को नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे, ये अलग चीज रहेगी। लेकिन जो बूढ़े आदमी है, बूढ़ी औरतें हैं खास करके, उनको हम इसके बारे में अगर पूछेंगे तो शायद हमें जानकारी मिल जाएगी। और फिर एक बार वो प्रयोग में आ जाए तो आगे वाली आने वाली पीढ़ियां उसको समझ सकेंगी। तो इसलिए इनका प्रयोग करना आम है। क्षेम कुतूहल और भोजन कुतूहल बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन Amazon। बढ़िया है। एक मेरे ख्याल में आनंदाश्रम का था, एक आनंदाश्रम की एक किताब थी, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। त्रिदोष चिकित्सा, पांचभौतिक चिकित्सा, तशीच षड्रस चिकित्सा। सही है। तो षड्रसों के आधार पर चिकित्सा इस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि दोष और रस इनका डायरेक्ट संबंध है, सीधा संबंध। महाभूतों के आधार पर ही है। लेकिन सीधा संबंध है। और आहार जबकि रस प्रधान है तो दोष दृष्टि जो होती है वो रसों के आधार पर होती है, और फिर उसको उसी तरीके से ठीक किया जा सकता है। हाउ शुड वी थिंक अबाउट विलेज? ये काफी मुश्किल काम है, एक एक द्रव्य को लेकर उसका किन लोगों में साथ में है, उनमें देखना पड़ेगा। ज्वार के बारे में भी कहिए। ये गेहूं के हिसाब से हल्की है और शीत है। बाजरा उष्ण है और ज्वार शीत है। इतना ही मैं भी जानता हूँ, उसके आगे मुझे पता नहीं है। लेकिन जो परंपरा ये है कि ज्वार के आटे का इस प्रकार का कुछ बनाते हैं जो हल्का रहता है। श्रीखंडामध्ये जायफळ, पूर्णात जायफळ, वर्षाकाळी हिंग, तूप, सुगवणासह साधे वरण भात, दूध, पंचामृत, मेथकूट असे अनेक पदार्थ खूप विचारपूर्वक बनवलेले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परंपराओं में जाओ। परंपरा सी, परंपरा किस प्रकार की है और उसका अन्वय लगाने की कोशिश करो। उसमें जो भी इस प्रकार के गुण रहेंगे, तो ये क्यों इस प्रकार के बनाए हैं। ज्वारी में कुणाकुणाचे पोट दुखते वृक्ष असल्याने। अगर उसकी आदत नहीं है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर साथ में हो जाता है तो फिर ये तकलीफ देने वाली बात नहीं है वास्तव में। पय्य वैद्य का एक लेख था कि हमने
ज्वार और बाजरा छोड़कर गेहूं खाना आरंभ कर दिया और वही रोगों का मूल है इस प्रकार से। मैं नहीं मानता, क्योंकि गेहूं भी नित्य सेवनीय है, यह भी नित्य सेवनीय है। अभिसंधि पदार्थ विष्टम या सावेद का नहीं बता सकते, विष्टम भी हो गई। जो कषाय रस प्रधान वगैरह इस प्रकार के रहेंगे या वायु को बढ़ावा देने वाले होंगे, वो विष्टम भी ज्यादा हो सकते हैं। अभिसंधि विष्टम भी होगा। दही के बारे में बताया वो अभिसंधि है और ग्राही बताया गया है। लेकिन फिर भी विष्टम्भ करने वाले बाजरे नहीं दिखते। बाजरा खाने की ज्यादा आदत नहीं रहती, ये एक अलग चीज है। और दूसरी, वो काफी उष्णवीर्य होने के कारण से ठंडी के मौसम में ही ठीक है। बाकी में उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ज्वार मलभेदी पुरुषजन्य असे जुने लोक सांगतात. पुरुष पुरुषजननीय. तो ठीक है, बाजरीने मुखपाक होतो रोज खाल्ल्यावर. तो ये उष्णवीर्य है, इतना ही हम उसमें से समझ पाएंगे। वैसे नागली भी अच्छी है। ज्वारी बाजरी तूप साखर सोबत खावे. तो ये एंटीडोट के रूप में थोड़ा काम करेगा, ऐसा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो चीजें प्रचलन में है, काफी मात्रा में प्रचलन, उनके बारे में हमें पहले सोचना है। रागी या नाचनी जो है, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है और इसलिए ये किडनी फेलियर के पेशेंट्स में नहीं देना है, ऐसा लोग समझते हैं। सोयाबीन ग्रैन्यूल और चंक्स संबंधी क्या विचार करते हैं? वो सोयाबीन के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक अहम चीज है। ये तो विदेश से आया है। और आधुनिक मतानुसार इसमें जो प्रोटीन्स हैं, वो भली भांति नहीं है। इस प्रकार के ओमेगा जो बताते हैं वो, ओमेगा या अभी पक्का याद नहीं है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं तो सुझाव देता हूँ कि सोयाबीन अच्छा नहीं है, उसका एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया है और केवल वो ज्यादा बिके इसलिए कुछ भी बातें लोगों को बताई गई है। बाकी पदार्थ कैसे अच्छे नहीं है और ये कैसा अच्छा है, हाई प्रोटीन के लिए यही कैसे बेहतर है, इस प्रकार से लोगों की दिशाभूल इसमें से की गई है। पेट्रोलच्या नावाखाली हैदोस घातला सोयाबीनचा, दैट इज ट्रू। सो ये सही नहीं है। शहद के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि शहद किस प्रकार से भलीभांति प्रयोग में लाया जा सकता है इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि हमें सभी तरीके से विचार करना है कि किस प्रकार से हम इसके बारे में आगे जा सकते हैं और इनके गुणधर्मों को जानकर उसका इस्तेमाल कब करना है, नहीं करना है, किस ढंग से करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। डेलीसाठी गेहूं ज्वारी या पैकी काय खावे, कारण ज्वारी पचनास दुर्वा आहे. आपको जिसकी आदत है उसके बारे में सोचिए। वैसे हमारे लिए ज्वारी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी करने वाले हैं कि सुबह गेहूं और शाम को ज्वारी, इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। तो जिस प्रकार की आदत हो या फिर आदत डालो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कल आगे बढ़ाएंगे।
आयुर्वेदः प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनर्मिलिष्यामः।